नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाल नाउ द टैक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत उनके बारे में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आसानी से आप तक पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो आइएगा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जीएसटी कानून के अंतर्गत इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उनके बारे में, यानी कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब हमें सरकार को इंटरेस्ट पे करना होगा और ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि सरकार हमें ब्याज देगी किसी भी अमाउंट पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एक सेक्शन 50 है जिसमें बताया गया है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जिनमें हमने सरकार को ब्याज देना होगा। यानी कि सेक्शन 50 में ही डिफाइन है कि किस किस सिचुएशन में हमें ब्याज देना होगा और ऐसे कौन से सेक्शन है जिसमें हमें इंटरेस्ट लेना होगा सरकार से, यानी कि सरकार हमें इंटरेस्ट देगी। वो है सेक्शन 54, सेक्शन 56 और सेक्शन 56 का प्रोविजन। ठीक है, तो इसमें जो रेट हमने मेंशन किए हैं वो क्या है, सेक्शन 50(1) में जो रेट हैं, सब सेक्शन 150 नोट डिपॉजिट शॉर्ट डिपॉजिट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम अंडर द जीएसटी एक्ट 2017। यदि हम टैक्स लेट जमा करवाते हैं या कम टैक्स जमा करवाते हैं जितना हमारा टैक्स बनता है, तो उस केस में हमें 18% के हिसाब से ब्याज देना होगा। और यदि हम कोई टैक्स रॉन्ग आईटीसी या उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 और सेक्शन 43 सब सेक्शन 10 के तहत जो भी अमाउंट बनता है हमारा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमारी जो कमी होती है या रॉन्ग आईटीसी हम कम ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं, तो वो फॉल करेगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत। इस सेक्शन के अंतर्गत हमें 24% ब्याज देना होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 54 सब सेक्शन 12 की, इंटरेस्ट ऑन होल्ड ऑफ रिफंड बाय द डिपार्टमेंट। सेक्शन 54 में जो भी हम रिफंड क्लेम करते हैं और वो रिफंड यदि हमें टाइमली नहीं मिलता और डिपार्टमेंट उसको ऑन होल्ड कर लेता है किसी भी रीजन से, तो उस सेक्शन के अंतर्गत या उस केस में हमें सरकार 6% इंटरेस्ट देगी। उसके बाद है सेक्शन 56 में लेट इश्यू ऑफ रिफंड, यानी कि विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 54। यानी कि जो सेक्शन 54 में हम रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, यदि उसके 60 दिन के अंदर हमें रिफंड नहीं मिलता तो उस केस में 6% ब्याज सरकार के द्वारा दिया जाएगा। सेक्शन 56 प्रोविजो, इफ द रिफंड इज नॉट इशू विद इन 60 डेज इन द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एजुकेशन अथॉरिटी और अपीलेंट अथॉरिटी और कोर्ट। यदि हम कोर्ट में चले जाते हैं किसी केस में रिफंड से रिलेटेड किसी भी इशू पे और कोर्ट इशू कर देता है या कोई भी अपीलेंट अथॉरिटी बोल देता है कि इनका रिफंड बनता है, इनको इशू कर दिया जाए, यदि जो भी प्रॉपर ऑफिसर है या डिपार्टमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, वो रिफंड इशू नहीं करता तो उस केस में 9% हमें ब्याज दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब जो ये रेट है जो भी हमने डिस्कस किए, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में 18%, सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में 24%, 54(12) में 6%, 56 में 6% और 56 के प्रोविजो में 9%। ये है नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो कि 28 जून 2017 को सीबीडीटी ने रिलीज की थी। ये नोटिफिकेशन को देखते हुए ये नोटिफिकेशन क्या कहती है, ये नोटिफिकेशन है दोस्तों ये जो कि 28 जून 2017 की नोटिफिकेशन है, 13/2017 सेंट्रल टैक्स इस नोटिफिकेशन के द्वारा रेट ऑफ टैक्स डिफाइन किए हैं जो कि 50 सब सेक्शन 1 में 18% टैक्स लगेगा जो भी हम डिस्कस किया है, सब सेक्शन 3 और सेक्शन 50 में 24% टैक्स, सब सेक्शन 12 और 54 में 6%, 56 में 6% और प्रोविजो ऑफ सेक्शन 56 में 9%। इस नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2017 से है, यानी कि तब से एक्ट है, तब से नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि इन सेक्शन में क्या रेट ऑफ टैक्स है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टैक्स हमें किस सिचुएशन में पे करना है। ठीक है,
जो टैक्स हमें देना है, हम सेक्शन 50 के बारे में बात करेंगे, हम सेक्शन 54, सब सेक्शन 12, 56 और 56 के प्रोविजो के बारे में अब बात नहीं करेंगे। अब सेक्शन आता है 50, क्या कहता है। सबसे पहले सेक्शन 50 के बारे में देखते हैं दोस्तों। 51, एवरी पर्सन हु इज लाइबल, यहाँ पर एवरी पर्सन है, खाली रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। तो एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर बट फाल्स टू पे टैक्स fails to pay tax or any part thereof to the government within the prescribed time जो भी है, shall for the period for which the tax or any part thereof remain unpaid pay on his own interest at such rate not exceeding 18%। तो एक्ट में लिखा है कि 18% से ज़्यादा ब्याज नहीं देंगे, मतलब मैक्सिमम 18% इस सेक्शन के अंतर्गत जो रेट ऑफ टैक्स है वो लग सकती है। अब गवर्नमेंट ने इस 18 को 18 ही बना दिया कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 जो भी हमने डिस्कस किया था नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में, जो रेट ऑफ टैक्स बताया सरकार ने, तो वो इस सेक्शन में 18 ही लगेगा। यानी कि सेक्शन क्या कहता है, यदि हमने कम टैक्स पे किया या टैक्स कलेक्ट कर लिया और वो सरकार के पास जमा नहीं करवाया, तो उस केस में जो टैक्स रेट है वो 18% देना होगा। जो भी ड्यू डेट थी सरकार के पास टैक्स जमा कराने की, उस डेट से लेकर जिस डेट को हम जमा करवाते हैं सरकार के पास, उस डेट तक का ब्याज देना होगा। ये कहाँ बताया गया, ये सब सेक्शन 2 कहता है 50 का। द इंटरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1 shall be calculated in such manner as may be prescribed from the date of succeeding the day on which such tax was due to be paid। यानी कि जिस डेट को ड्यू बनता था उस डेट से लेकर के जिस डेट को हमने टैक्स पे किया है, ठीक है, जिस डेट को हमने टैक्स पे किया है वहाँ की डेट तक का हमें ब्याज देना होगा। टैक्स पे करने का मतलब जब हम जिस डेट 3B फाइल करते हैं जिस डेट को, उस डेट तक का हमें ब्याज देना होगा। अब प्रोवाइडेड, इसी सेक्शन में क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द said period furnished after the due date in accordance with the provision of subsection 39। इनकी ये कहता है 3B के बारे में बात करता है, ठीक है। एक्सेप्ट वेयर द सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर द commencement of the any proceeding in section 73 और 74 in respect of the said period shall be levied on the portion of the tax paid by the debiting the electronic cash ledger। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट आया है, ये प्रोविजो जो ऐड हुआ है, ये हुआ है 1 जुलाई 2017 से ऐड किया गया। किस सेक्शन के द्वारा, सेक्शन 112 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2021, ठीक है, जो कि 28 मार्च 2021 को फाइनेंस एक्ट जो हमारा बना था, जो फाइनेंशियल बिल 2021 जिसको 28 मार्च 2021 को फाइनेंस एक्ट का दर्जा दिया गया, उस एक्ट के सेक्शन 112 के थ्रू ये प्रोविजो ऐड कर दिया गया है, जिसकी एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई 2017 से हुई है। इसका मीनिंग क्या है, जो हम सेक्शन 50 में जो हम देखते हैं कि जब टैक्स बनता था हमारा, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जो हमारा टैक्स बनता था रजिस्टर 3B में, टैक्स हमारा पेबल जितना भी था और वो टैक्स यदि हमने पे नहीं करवा किया है तो उस पर ब्याज देना होगा। इसका मतलब जो टैक्स हमारा 3B में ग्रोस टैक्स, जो हमारी आउटपुट लाइबिलिटी पर जो टैक्स बनता था उसके बारे में बात करता था, लेकिन अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो ब्याज देना होगा हमें, वो हमने ग्रोस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पर पे नहीं करना होगा, वो हमने नेट टैक्स आउटपुट लाइबिलिटी जो हमारी होगी, ग्रोस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी लेस जो हमारा ITC फॉर द दिस मंथ, और जो हमारा पिछला जो ITC बचा हुआ है उसको लेस करने के बाद जो भी अमाउंट हमने टैक्स को एक्चुअल में पे करना था, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे करना था, केवल उसी पोर्शन पर ब्याज लगेगा, ग्रोस पोर्शन पर ब्याज नहीं लगेगा। और ये प्रोविजो 1 जुलाई 2017 से जोड़ दिया गया है फाइनेंस सेक्शन 112 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, जो कि 28 मार्च 2018 को सरकार के द्वारा रिलीज किया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन
50 सबसेक्शन 3 की, ए टैक्सेबल पर्सन हु मेक्स undue or excess claim of input tax liability, undue or excess claim of input tax liability under subsection 10 of section 42, or undue or excess reduction in output tax liability under subsection 10 of section 43b। सेक्शन 53 क्या बात करता है कि हमने कोई अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्लेम कर लिया, हमारा बनता नहीं था, ज़्यादा क्लेम कर लिया अकॉर्डेंस सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 42, और हमारी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी वो हमने रिड्यूस कर दी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 सब सेक्शन 10। सेल पे इंटरेस्ट ऑन सच अनड्यू और एक्सेस क्लेम or on undue or excess reduction in output tax liability as the case may be at such rate not exceeding 24% as may be notified the central government on the recommendation of the council। ये क्या कहता है कि जो सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 42 जिसके अंतर्गत हमने अपना एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया, हमारा बनता नहीं था, हमने आईटीसी क्लेम कर लिया, और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन कर दी हमने अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 43। उस अनड्यू एक्सेस आईटीसी पर और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पर हमने मैक्सिमम 24% ब्याज देना होगा, और इस 24% को गवर्नमेंट ने 24% ही फिक्स कर दिया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो कि 28 जून 2017 की नोटिफिकेशन है, उसके द्वारा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई भी इफर्ट नहीं रखा कि मैक्सिमम 24 है हम तो 18 लगाएंगे 12 लगाएंगे, नहीं, उन्होंने मैक्सिमम 24 है तो मैक्सिमम ही फिक्स कर दिया कि हम 24 ही लेंगे आपसे। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 में जो एक्ट के अंदर 18% था तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन रिलीज के 18 बोल दिया कि हम 18 ही लेंगे। अब बात इसको देखने के लिए सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 यानी कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 में को ठीक से समझने के लिए कि है क्या ये अनड्यू एक्सेस क्लेम इन इनपुट टैक्स क्रेडिट और अनड्यू एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, केवल इन दो केस में अगर हमारा केस फॉल करता है, यानी कि सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 और सेक्शन 43 सब सेक्शन 10 में की वजह से हमारा कोई भी टैक्स एक्सेस आईटीसी बनता है या रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हम फाइल करते हैं, तो उसी केस में हमारे ऊपर जो है 18 की बजाय 24% रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अब देखते हैं सेक्शन 42 या सेक्शन 43 क्या है, ठीक है। हम सेक्शन 42 को देखते हैं, तो इसको सबसे पहले हम सेक्शन 42(10) देखते हैं, क्योंकि सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंदर सेक्शन 42(10) बोला गया है। सेक्शन 42(10) क्या कहता है? द अमाउंट reduced from the output tax liability in the contravention of the provision of subsection 7 shall be added to the output tax liability of the receiver in his returns for the month in which such contravention takes place, and such receipt shall be liable to pay interest on amount of such added at the specified इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50। यानी कि 42(10) में ये कहता है यदि हमने सब सेक्शन 7 के को ध्यान में रखते हुए यानी कि उसको बाईपास करके सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 42 को बाईपास करके हमने कोई अपना आउटपुट लायबिलिटी में किसी टैक्स को कम कर दिया है, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक अमाउंट पर हमें सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत हमने टैक्स पे करना होगा। अभी सेक्शन 7 क्या कहता है? सब सेक्शन 7 कहता है द रिसिपिएंट शैल बी एलिजिबल टू रिड्यूस फ्रॉम हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि जो गुड्स रिसीवर है वो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से कम कर लेता है अपने टैक्स को, द अमाउंट एडेड अंडर सब सेक्शन 5 if the supplier declared the detail of the
invoice or debit note in his valid return within the time specified under section 9 of section 39। ठीक है, तो ये कहता है सब सेक्शन 5 में, जाके पढ़ो एक बार। ठीक है, सब सेक्शन 5 कहेगा सब सेक्शन 3 में। देखो अब हम 3 से स्टार्ट कर देते हैं। 42 सब सेक्शन 3 में, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड बाय द रिसिप्टेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एन इनवर्ड सप्लाई is in excess of the tax declared by the supplier from the same supply or the outward supply is not declared by the supplier in his valid return, the description shall be communicated to both such person in such manner as may be prescribed। इसका मतलब क्या है कि जो सर्विस रिसीवर है या गुड्स रिसीवर है, उसने अपनी 3B के अंतर्गत ITC क्लेम कर लिया, लेकिन जो सप्लायर है उस स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस बोथ का, उसने अपनी GSTR 1 में उस स्पेसिफिक इनवाइस को नहीं शो किया या उसने कम अमाउंट शो किया। ठीक है, तो इसका जो गैप है, जो इसका कम्युनिकेशन है, वो दोनों पर्सन को कर दिया गया है पोर्टल के थ्रू। पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब आगे ये काम स्टार्ट हो गया है, यानी कि क्योंकि अब हमने ITC ही तब मिलेगा जब हमारा 2B के अंतर्गत वो बिल शो हो रहा है। ये जो बोलता है ये मैचिंग सिस्टम की बात करता है, यानी कि एग्जांपल के लिए हम समझें कि A जो है वो सप्लायर है और B रिसीवर है। A ने कोई बिल रेज किया B को और B ने उसका ITC क्लेम कर लिया। ठीक है, अब बात क्या आती है, ए ने उस बिल को अपने GSTR 1 में प्रॉपरली शो नहीं किया, जिसकी वजह से बी के GSTR 2A में या 2B में, आज के डेट में हम 2B है एग्जिस्टेंस में, 2A जाता रहा तो उसमें शो नहीं करता। यानी कि जो ए ने जो बिल शो किया GSTR 1 में अपनी में, तो प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया, जिसकी वजह से वो बी में GSTR 2B में नहीं शो हुआ। किसके में? बी पार्टी के में। तो और बी ने उसको ITC क्लेम कर लिया है, तो उसका कम्युनिकेशन जो है वो दोनों पार्टियों को हो गया है। अब उसके बाद जो है पॉइंट 5 क्या कहता है इसी का, द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड अंडर सबसेक्शन 3। यानी कि जो ये कम्युनिकेशन हुआ, किसको? ए को हुआ। ठीक है, बी ने कम्युनिकेट किया ए को कि मैंने ये फला फला बिल आपसे परचेज किया था। ठीक है, पोर्टल के थ्रू करेगा ये कम्युनिकेशन, और जो ए है उसने उस अमाउंट को या उस स्पेसिफिक बिल को अपनी GSTR 1 में रेक्टिफाई कर देगा वो। तो उस सिचुएशन में देखते हैं क्या होगा, यानी कि द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड अंडर सबसेक्शन 3। यानी कि जो हमने कम्युनिकेशन हुआ ना सबसेक्शन 3 में, ये पहुंच गया है ए के पास क्योंकि सप्लायर वो है, एंड विच इज नॉट रेक्टिफाइड बाय द सप्लायर इन हिज वैलिड रिटर्न for the month in which such discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the receiver। यानी कि इसका क्या मतलब है, सबसेक्शन 5 क्या कहता है 42 का, कि जो B और A है, B ने ITC क्लेम कर लिया, A ने अपने GSTR 1 में शो नहीं किया। जिस महीने में उनको डिस्क्रिपेंसी मिली, कम्युनिकेट हुई सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 42 की, तो जो उससे नेक्स्ट मंथ में A ने उसको रेक्टिफाई नहीं किया, यानी कि उस बिल को अपने GSTR 1 में शो नहीं किया जो उसने बी को इशू किया था। अब जो ए है उसने उस मंथ में नहीं किया, तो अब क्या होगा, सब सेक्शन 5 के थ्रू और सेक्शन 42 जो बी की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जो उसने ITC क्लेम किया है उस स्पेसिफिक बिल का, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो ऐड हो जाएगा। सेक्शन 42 सब सेक्शन 5 यही कहता है कि जो वो अमाउंट है जो कम्युनिकेशन हुआ था, ठीक है, और जो सप्लायर है वो उसको रेक्टिफाई नहीं करता जिस मंथ में उसने कम्युनिकेट किया उससे सक्सीडिंग मंथ में, तो क्या करेगा, सेल बी एडेड ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिसीवर, यानी कि बी की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें वो ऐड हो जाएगा, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब and is written for the month of succeeding month in which discrepancy is communicated। यानी कि जिस महीने में वो डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट की गई है, या तो उस महीने में वो ठीक करे मिस्टर ए अपने GSTR 1 के अंतर्गत। जो वो ठीक नहीं करता तो उसे नेक्स्ट मंथ में बी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जितना उन्होंने एक्सेस ITC क्लेम किया है वो ऐड हो जाएगा। तो जो ये सेक्शन 42 सब सेक्शन 5 में जो ऐड हुआ है उस स्पेसिफिक जो अमाउंट है उस पर भी ब्याज बनेगा एक महीने का, उस पर वो ब्याज जो है 18% के हिसाब से ब्याज देना होगा। ठीक है, क्योंकि
हमने ब्याज देना है सेक्शन 24% कब देना है, जब 42 के सब सेक्शन 10 में फॉल करता है। ठीक है, अब हमने जो वो आईटीसी है वो हमारी आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो गया सेक्शन, कौन से सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 42 सब सेक्शन 5 में, क्योंकि हमने एक्सेस आईटीसी लिया था। अब सेक्शन 7 में क्या किया हमने, उस आईटीसी को हमने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस कर दिया। ठीक है, रिड्यूस कब करेंगे, जब सप्लायर उस आईटीसी उस स्पेसिफिक बिल को, यानी कि मिस्टर ए उस बिल को अपने जीएसटीआर 1 में शो कर देगा। कब तक शो कर देगा, वो सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड टाइम है, वो टाइम कितना है, जिस भी साल में हम खड़े हैं, जिस ईयर में हम खड़े हैं, वो ईयर खत्म होने के जो सितंबर है, नेक्स्ट ईयर का जो सितंबर है, उस सितंबर 6 महीने के अंदर की जो ड्यू डेट है, सितंबर की जो ड्यू डेट है, उस रिटर्न तक अगर वो ठीक कर देता है तो हम सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली उस स्पेसिफिक टैक्स को, जिससे हमारे ऊपर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, वो कौन था, जो हमने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर लिया था, जो हमारे 2B में नहीं आया था, 2A में नहीं आया था, उस अमाउंट से हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। कब करेंगे रिड्यूस, जब वो बिल हमारे 2B में शो हो जाएगा, तब हम उस अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को, जितना भी अमाउंट हमारा शो रहा है, उससे कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसके बगैर हम कम कर देते हैं। ठीक है, वो कब करता है, सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 में हम अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कम कर देते हैं कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 42, यानी कि सप्लायर उसको ठीक नहीं करता है, या सप्लायर उसको ठीक करता है, वो सितंबर की जो ड्यू डेट है अगले ईयर की, तो वो सितंबर की बजाय अक्टूबर में ठीक करता है या नवंबर में ठीक करता है, लेकिन सितंबर तक की जो ड्यू डेट है, सितंबर तक उसको वो ठीक नहीं करता है। तो जो हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जो हमने रिडक्शन कर ली, उसको रिड्यूस कर दिया सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 की कंट्रावेंशन करके, तो उस स्पेसिफिक अमाउंट पर जो है हमें सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत ब्याज देना होगा, और भी कितना, 24%। अदरवाइज जहाँ तक बात है मतलब रिक्लेम, इसका मतलब नेट अगर हम देखें कंक्लूजन में, तो हमने उस टैक्स को रिक्लेम कर लिया। एक बार तो हमारा एक्चुअल क्लेम था, ठीक है, जो हमारा बनता था, लेकिन सेक्शन 42 सब सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन हुआ कि जो वो बिल सप्लायर ने अपलोड नहीं किया अपने जीएसटीआर 1 के अंतर्गत, यदि वो अपलोड नहीं करेगा तो हमारा जो 2A या जो हम 2B की बात करें आज की डेट में, 2A में हमारा अमाउंट कम और 3B में एक्सेस है, तो उस गैप को क्या करेंगे हम सेक्शन 42 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमने उसको ऐड कर दिया, फिर क्या करेगा वो जीएसटीआर जो सप्लायर है वो अपने जीएसटीआर 1 में उस बिल को शो कर देगा, वो इनवॉइस हमारे 2B में या 2A में आ जाएगा, और वो कब तक शो करे, सब सेक्शन 9 सब सेक्शन 39 के अंदर जो टाइम दिया गया है, वो क्या है, जिस भी महीने का जो बिल है, वो ईयर जिस भी ईयर में वो इनवाइस फॉल करता है, उस ईयर के समाप्त होने के 6 महीने, यानी कि जो उसमें अगला सितंबर आएगा, उसकी जो ड्यू डेट है तब तक वो ठीक कर देता तो ठीक है, हम उससे अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर देंगे। यदि वो ठीक नहीं करता है और उसके बावजूद भी हम इसको क्लेम कर लेते हैं, तो वो होगा हमारा रिक्लेम। सेक्शन जो रिक्लेम हमने किया उस पर हमने ब्याज 24% देना होगा सब सेक्शन 3 और सेक्शन 50 में। तो ये सेम चीज़ें, ये तो थी सर्विस गुड्स रिसीवर के लिए। अब ये सेम जो है सिस्टम, ये सर्विस सप्लायर के लिए भी हो सकता है। अब सप्लायर ने बिल रेज नहीं किया, सामने वाले ने आईटीसी क्लेम कर लिया। ठीक है, अब वो कम्युनिकेशन हुआ, अब उसको ठीक करना था, उसने ठीक नहीं किया, तो इसलिए उसकी आईटीसी में वो प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये सेम प्रोविजो जो है, सेम लैंग्वेज सेक्शन 43 में भी मेंशन की गई है। तो इससे रिलेटेड जो है ये हमारे कुछ केस लॉ हैं। ठीक है, इसको हम कोट कर सकते हैं कि जो हमारे ऊपर जो टैक्स देना है, हमें किस सिचुएशन में देना है, 24% जो टैक्स जो हमने देना है वो केवल उसी सिचुएशन में देना है यदि हमारे ऊपर जो टैक्स जो हमारा मिसमैच है वो रिक्लेम की वजह से है, वो सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 में फॉल करता है या 43 सब सेक्शन 10 में फॉल करता है। उस केस में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 18% बनेगा। अदरवाइज जो है वो 18%, मतलब सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में फॉल करता है तो 24%, अदरवाइज 18% सेक्शन 51 में। और
ब्याज हमें कब देना होगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हम उसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि जो पेमेंट हमारी बनती है, ठीक है, उसका जो भी हम उसका रिवर्सल करते हैं या DRC3 बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू बनाते हैं तो हमें ब्याज देना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से करते हैं तो हमें ब्याज नहीं देना है। यानी कि अब जो हमारा ब्याज हम नेक्स्ट सेल में कहें तो रोंग ITC अवेलमेंट पर नहीं है, यूटिलाइजेशन पर है। हमने ITC अवेल कर दिया लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है सही, तो उस पर अब हमें ब्याज नहीं देना। अब हमें ब्याज देना है रोंग ITC यूटिलाइज पर, यानी कि वो हमने अवेल कर लिया, यूटिलाइज नहीं किया तो हमें ब्याज नहीं देना, और हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, अवेल भी कर लिया और यूटिलाइज भी कर लिया तो हमें ब्याज देना है, ठीक है। तो हमें ओनली अवेलमेंट पर ब्याज नहीं जाएगा, अब यूटिलाइज करेंगे तब ब्याज जाएगा। और हमारा जो भी अमाउंट है हमारा इस सेक्शन में, सब सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 में हम ब्याज देंगे 24% केवल तब देंगे जब हमारी जो अवेलमेंट है वो सेक्शन 4210 या 4310 की वजह से हमने जो एक्सेस ITC क्लेम किया या एक्सेस रिड्यूस कर दिया अपनी टैक्स लाइबिलिटी में से, अगर यहाँ पर फाइल करते हैं जहाँ पर रिक्लेम का पॉइंट है तो वहाँ पर हमारा 24% ब्याज बनेगा, अदरवाइज 18% बनेगा। और ITC अवेलमेंट पर ब्याज नहीं बनेगा जब तक हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। यदि वो पैसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा रहता है, अवेल कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो हमें ब्याज नहीं देना होगा। ये तो था अब तक हमारा जो हमने देखा कि यदि हमने एक्सेस क्लेम कर लिया है क्लैरिकल मिस्टेक से, गलती से, या सप्लायर की वजह से उसने अपना बिल जो है अपनी GSTR1 में शो नहीं किया, उस केस में यदि, अब बात आती है टैक्स एवेजन की, ठीक है। इन केस ऑफ टैक्स एवेजन वो किस में होगा, सेक्शन 30, 73 और 74 में। यदि स्कीम की वजह से हमारा कुछ बनता है तो ये कहता है कि हम सेक्शन 50 के अंतर्गत ब्याज देंगे, ब्याज लेना हुआ। इस सेक्शन के अंतर्गत लिखा हुआ, सेक्शन क्या कहता है 73, डिटरमाइनेशन ऑफ टैक्स नोट पेड और शॉर्ट पेड और एनोनिमसली रिफंडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or any willful misstatement or suppression of the fact। सेक्शन 73 में है other than willful, other than fraud or any willful misstatement और suppression of tax। और सेक्शन 74 कहता है, ठीक है, इसमें कहता है कि फॉर द फ्रॉड, यानी कि फ्रॉड के लिए हमने किया है मिसस्टेटमेंट सप्रेशन, ठीक है, हमारी जो इंटेंशन है वो विलफुल थी, या फ्रॉड की इंटेंशन से हमने शॉर्ट टैक्स पेड किया, या हमने रिफंड क्लेम कर लिया, एक्सेस अवेलमेंट कर ली क्रेडिट की ITC की, रोंगली यूटिलाइज कर लिया। अगर वो फॉर द पर्पज ऑफ फ्रॉड है तो 74 में फाइल करेगा, और फ्रॉड से अलग जो है तो वो सेक्शन 73 में फॉल करेगा। यदि ऑफिसर ने हमें नोटिस सर्व कर दिया है अंडर सेक्शन 73 या 74 फॉर कि हमने टैक्स पे नहीं किया, या शॉर्ट टैक्स पे किया, या हमने गलती से रिफंड ज़्यादा ले लिया, ITC हमने रोंगली अवेल कर लिया, या फिर ITC यूटिलाइज्ड कर लिया, तो ये केस में फॉल करता है तो तब सिचुएशन अलग होगी हमारी, ठीक है। तो उस केस में हमें टैक्स 18% देना होगा या 24% देना होगा, ये डिपेंड करता है केस के ऊपर कि हमारा केस कहाँ फॉल करता है। सेक्शन 42 सब सेक्शन 10 में फॉल करता है, सेक्शन 43 सब सेक्शन 10 में फॉल करता है। जहाँ भी हमारा केस फॉल करेगा तो उसी हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना होगा। कंक्लूजन क्या है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 आर टू बी चार्ज 24% per annum only in case reclaim of credit reversed earlier, only case covered under section 42 subsection 10 and section 43 subsection 10 are covered in section 50 subsection 3। यानी कि यदि हमारे केस यहाँ पर कवर होंगे तो हमें 18% ब्याज देना होगा, और एनी अदर केस हमें 18% ब्याज देना होगा। सेक्शन 53 में अगर कवर होता है किन की वजह से, इन सेक्शन की वजह से 42 सब सेक्शन 10, 43 सब सेक्शन 10, तो हमारा ब्याज 24%। और एनी अदर केस यानी कि 42, 10, 43, 10 से अलग कोई भी केस है तो उस केस में हमारा जो ब्याज है वो 18% हो जाएगा 24 की बजाय।
यदि इनके अंतर्गत हमारे इन सेक्शन में सेक्शन 73-74 में कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो उस केस में जो है टैक्स रेट यदि यहाँ पर फॉल होते हैं सेक्शन 42 और सब सेक्शन 43 के अंतर्गत तो 18 रहेगा, सॉरी 24 रहेगा, अदरवाइज 18 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट हमें कब पे करना है, ठीक है, और कब नहीं पे करना, या कब 18% पे करना और कब 24% पे करना है। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और यदि ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक हम नई वीडियो लेकर आएँ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।